नमस्कार। आज 16 मई 2026 को बीए फोर्थ सेमेस्टर का इंग्लिश का ये पेपर हुआ है। बी सीरीज़ बुकलेट की मेरे पास है। आपके पास अगर ए, सी या डी है तो क्वेश्चंस थोड़े आगे पीछे होंगे। जो बच्चे इसको देख रहे हैं आज सॉल्यूशन को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया कि हमें तो पता ही नहीं चलता कि आपने अपलोड भी किया है इसका सॉल्यूशन, तो उन लोगों को भी मिल जाए। आपको 60 क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करने थे 100 में से, और 75 मार्क्स हैं, 2 घंटे हैं, ये तो आपको मालूम ही है। क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा टफ था, लेकिन अगर मेरे पिछले वाले वीडियोस आपने देखे होंगे और सॉल्यूशंस खासकर देखे होंगे पिछले सालों के, तो आपके लिए आसान ही रहा होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, इन अमृतसर आ गया वी फाइंड। तो अमृतसर आ गया जो कहानी है उसमें हमको क्या मिलता है? द जील ऑफ अमृतसर, जील माने उत्साह होता है, अमृतसर का उत्साह। रियलाइजिंग द स्पिरिट ऑफ कम्युनलिज्म एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, यानी बंटवारे के समय पर जो कम्युनलिज्म माने सांप्रदायिकता हुई थी वो देखने को मिलती है। डेपिक्ट्स द स्मॉल इंसिडेंट्स, छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करती है। तो ये सारी चीज़ें हमें इस कहानी में देखने को मिलती हैं, तो आंसर हुआ ऑल ऑफ दीज, डी। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इन विच लैंग्वेज अमृतसर आ गया इज ओरिजिनली रिटन, यानी मूल रूप से ये कहानी किस भाषा में लिखी गई थी? हिंदी भाषा में, तो आंसर बी है। सोशल इवल्स अकर्ड एट द ट्रेन, तो जो सामाजिक बुराइयां उस ट्रेन में हमको दिखाई दी, रॉबरी, एब्यूज, पार्टिंग, ये सारी ही दिखाई दी, तो ऑल ऑफ दीज सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाउ डिड द पार्टीशन अफेक्ट पीपल, पार्टीशन ने लोगों को कैसे प्रभावित किया? तो फिजिकली, शारीरिक रूप से, इमोशनली, भावनात्मक रूप से, आइडियोलॉजिकली, वैचारिक रूप से, तो ये सभी जवाब सही हैं, डी इसका सही जवाब होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वॉज द स्टोरी अमृतसर आ गया ओरिजिनली पब्लिश्ड, तो मूल रूप से कब ये प्रकाशित हुई थी कहानी? 1973 में, तो ए सही जवाब है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, वी हैव रीच द सिटी, हम शहर पहुंच गए हैं। वी हैव रीच्ड अमृतसर, हम अमृतसर पहुंच गए हैं। हु सेड दिस इन द स्टोरी, कहानी में ये बात किसने बोली थी? तो ये बाबू ने बोला था पैसेंजर्स से। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यू आर अ ब्रेव मैन बाबू, तुम एक बहादुर इंसान हो बाबू। यू आर सो थिन, तुम इतने दुबले पतले हो, बट करेजियस, लेकिन साहसिक हो। हु सेड सो, ऐसा किसने कहा? तो ये सरदार जी कहते हैं बाबू से, तो बी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द स्टोरी इज रिटन इन, तो ये कहानी लिखी गई है फर्स्ट पर्सन नैरेटिव, यानी जो व्यक्ति इस कहानी को लिख रहा है वही उसमें बोल भी रहा है, खुद ही बोल रहा है, तो ये फर्स्ट पर्सन नैरेटिव कहलाता है। हालांकि इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक भी है, क्योंकि वो सारी घटनाओं को याद कर रहा है, उस वक्त नहीं हो रही हैं सारी घटनाएं, उसको याद आ रही हैं। तो लेकिन इसका सही जवाब यहाँ यही होगा, बी, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वॉट मेड द पीपल सो हेट्रेड, हालांकि ये थोड़ा सा गलती है क्वेश्चन में, वॉट मेड द पीपल सो फुल ऑफ हेट्रेड ऐसा होना चाहिए। फीलिंग ऑफ रिवेंज, यानी बदले की भावना। फीलिंग ऑफ कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता की भावना। रेज अगेंस्ट लूटिंग, रेज माने गुस्सा, अगेंस्ट माने खिलाफ, लूटपाट के खिलाफ गुस्सा, तो ये सारी चीज़ें हैं, और ऑल ऑफ दीज यानी डी सही जवाब है। फिर देखिए, द हंट स्टोरी इज रिटन बाय, तो द हंट कहानी और उस जो मूल इसका शीर्षक था वो था शिकार, तो शिकार या द हंट कहानी किसने लिखी है? महाश्वेता देवी ने। फिर देखिए, द हंट सेंटर्स ऑन, तो जो हंट कहानी है वो किस पर केंद्रित है? तो सी सही जवाब है, फेस्टिवल ऑफ द ट्राइबल्स ऑफ बिहार, बिहार के जो आदिवासी लोग हैं उनके त्यौहार पर केंद्रित है। फिर हु इज एक्सप्लॉयटेड द ट्राइब्स, ये भी देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा सेंटेंस गलत है, हु एक्सप्लॉइट्स द ट्राइबल्स ऐसे आना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे लोग हैं जो एक्सप्लॉइट करते हैं ट्राइबल्स को, लेकिन यहाँ जो जवाब होगा वो द लैंडलॉर्ड्स ही होगा। अंग्रेज़ों ने भी इन लोगों को एक्सप्लॉइट किया है ना, जो बिचौलिए होते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, है ना, मीडिएटर्स होते हैं, वो सारे लोग इनको एक्सप्लॉइट करते हैं, लेकिन यहाँ जो जवाब है वो द लैंडलॉर्ड्स है। फिर देखिए, हु इज़ मैरी इन द स्टोरी द हंट, तो मैरी ओरान जो है वो प्रोटैगोनिस्ट यानी कि मुख्य पात्र है, ए सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मैरी किल्ड टू हुम, ये भी सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत है, हु वॉज किल्ड बाय मैरी ऐसे कह सकते हैं, या मैरी किल्ड हुम, टू की ज़रूरत नहीं थी। तो ये तहसीलदार को वो मारती है मैरी,
डी सही जवाब है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 15, वेयर इज़ टोहरी, तो ये नेक्स्ट टू कुर्दा, कुर्दा गांव के बगल में ही है टोहरी, ये एक रेलवे स्टेशन है। फिर देखिए हु इज़ मैरीज मदर, तो मैरी की जो माँ है वो भिकनी है, उसको एक विदेशी प्रेग्नेंट करके भाग जाता है। फिर देखिए हु इज़ द बिगेस्ट बीस्ट इन द हंट, तो ये हंट कहानी में सबसे बड़ा जानवर कौन सा है, तो वो तहसीलदार है, वो मैरी उरान का रेप करने की कोशिश करता है और मैरी उरान उसको मार डालती है। फिर देखिए हाउ मच लैंड इज़ अटैच टू प्रसाद बंगलो, तो प्रसाद जी के बंगले से कितनी सारी ज़मीन है जो अटैच्ड है, वो 75 एकर्स है। तो बड़े लोग होते थे, जमींदार लोग होते थे, बहुत सारी ज़मीन, उनके बड़े बड़े बंगले होते थे और उनके बंगले में गार्डन होते थे लंबे चौड़े, तो 75 एकड़ का तो उनका गार्डन ही है भैया, उनके मतलब उनके बंगले से अटैच्ड ज़मीन 75 एकड़ है, तो ए सही जवाब है। और ये आज के इस क्वेश्चन पेपर की खास चीज़ जो पहले कम देखने को मिलती थी, 4-6 क्वेश्चन आते थे ट्रांसलेशन पर, लेकिन इन्होंने करीब 20 क्वेश्चन दिए हैं ट्रांसलेशन पर। देखिए जलाशयों में कमल दलों सा हमें खिलाता नित दिनकर, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो इसका सही ट्रांसलेशन यहाँ होगा लाइक द पेटल्स ऑफ लोटस फ्लावर द सन ब्लॉसम्स अस डेली, तो बी सही जवाब है। फिर देखिए सर्वत्र हमारे संग स्वदेश हमारा, तो अब इसका सही जवाब है वेयर एवर वी गो आर कंट्री ऑलवेज रिमेन्स विद अस। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 21, याद है दिवस की प्रथम धूप सी पड़ी हुई तुझ पर स्वरूप, तो इसका सही ट्रांसलेशन होगा आई रिमेंबर द सनशाइन ऑफ अ डे विच वॉज फॉलिंग अपॉन योर फेस एंड इट वॉज शाइनिंग ब्यूटिफुली। तो थोड़े से हटकर ट्रांसलेशन दिए हुए हैं, आप लोगों को थोड़े डिफ़िकल्ट भी लगे होंगे, लेकिन आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए, किसी भी तरीके के ट्रांसलेशंस आ सकते हैं, है ना, एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है। फिर देखिए नेक्स्ट था रहने देता बल को न बुद्धि के बस में, तो इसका जो सही ट्रांसलेशन होगा अंडर कंट्रोल ऑफ हार्ट नॉट ऑफ पावर एंड विजडम, तो इसको आप कह सकते हैं, हालांकि उतना सटीक नहीं है। फिर देखिए हमको ले जाता ऊपर, तो इट टेक्स अस अप, ए सही जवाब होगा इसका। फिर ये हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज, अब आपको उल्टा करना है, इंग्लिश टू हिंदी करना है। ये जो सारे सेंटेंसेस थे, 4 सेंटेंस 5, ये तो हिंदी टू इंग्लिश थे, अब इंग्लिश टू हिंदी देखिए। हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज पोइट्स विटी, तो ये जो सेंटेंस है बेकन का, ऐसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था ऑफ स्टडीज़ करके, वहाँ से लिया गया है और मैंने अच्छे से इसको पढ़ाया था, हिंदी में ट्रांसलेट करके भी पढ़ाया है। तो इसका सही जवाब होगा इतिहास मनुष्यों को बुद्धिमान बनाता है, काव्य चतुर बनाता है। तो जितने भी मैंने अपलोड किए हैं ना आपके, वो ध्यान से पढ़ लीजिए, उनसे भी आ सकते हैं ट्रांसलेशन। देखिए आई हैड बीन स्टेइंग विद अ फ्रेंड ऑफ माइन एन आर्टिस्ट एंड डिलाइटफुली लेजी फेलो, तो मैं अपने, ये इसका जो सही जवाब होगा मैं अपने एक कलाकार और आनंदमय आलसी मित्र के साथ ठहरा हुआ था, तो बी सही जवाब होगा। ये सब उन्हीं एसेज में से लिए गए हैं, सारे जो सेंटेंसेस ट्रांसलेशन के लिए आए हैं सारे उन्हीं एसेज में से थे जो आपके सिलेबस में रहे थे और मैंने अपलोड भी किए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, वी डू एडमिट दैट देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ इविल्स प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी टुडे, विच वन इज़ एक्यूरेट, तो अब इसका जो सही ट्रांसलेशन होगा, हम यह स्वीकार करते हैं कि समाज में अनेक प्रकार की बुराइयां व्याप्त हैं, बी सही जवाब होगा। फिर बोर्स आर हैप्पी लार्जली, बोर्स यानी जो उबाऊ लोग होते हैं, आर हैप्पी लार्जली वो ज़्यादातर खुश होते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो दूसरों को बोर कर रहे हैं, खुद खुश होते हैं, तो इसका सही जवाब सी होगा, उबाऊ लोग ज़्यादातर खुश होते हैं, है ना। लार्जली का जो ट्रांसलेशन होगा ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादातर होगा, उबाऊ लोग ज़्यादातर खुश होते हैं, तो सी इसका सही जवाब है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 28, ऑल क्लासेस ऑफ सोसाइटी शुड कोऑपरेट इन मेकिंग क्लीन इंडिया, तो इसका सही ट्रांसलेशन होगा समाज के हर वर्ग को भारत को साफ रखने में सहयोग करना चाहिए, बी सही जवाब होगा इसका। फिर देखिए ये हम लोग बचपन में मजाक किया करते थे और अपने जो बहुत सारे टीचर्स को फंसाया करते थे इस सेंटेंस को लेकर। कोई ये कहता था ना कि भाई मैं ट्रांसलेशन में बहुत होशियार हूँ, तो हम उससे कहते थे अच्छा चल ट्रांसलेशन करके दिखा, कल 2 होते हैं, एक आने वाला और एक जाने वाला,
तो ये मजाक की बात थी और ये जनाब ने इस क्वेश्चन पेपर में रख दिया, तो मुझे वो याद आ रहा है कि इन्होंने भी बचपन में ऐसे ही किया होगा या इनसे किसी ने पूछा होगा। ये एग्ज़ाम में रखने लायक सेंटेंस नहीं था। मोरो जो है वो सिर्फ टुमारो के लिए यूज़ होता है ना। तो कल दो होते हैं, इसके लिए आप मोरोज आर टू ये नहीं रख सकते, ये इसका ट्रांसलेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मोरो केवल टुमारो के लिए यूज़ होता है, यस्टरडे के लिए यूज़ नहीं होता है ना। तो ये वैसे तो गलत है, लेकिन हम इसको अब करना ही है हमको। तो कल दो होते हैं, मोरोज आर टू को ट्रांसलेट करेंगे कल दो होते हैं, बी। फिर क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इट इज़ द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क हुज वर्थ इज अननोन ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन। तो ये आपने शेक्सपियर की सोनेट पढ़ी थी है ना। तो जो पहली पोइम मैंने आपको पढ़ाई थी बीए सेकंड सेमेस्टर में, वहाँ से लिया गया है। और इसका सही ट्रांसलेशन होगा, यह भटकते जहाज़ों को रास्ता दिखाने वाला वह सितारा है जिसके मूल्य को कोई नहीं जानता यद्यपि दूरी को मापते हैं। तो ए सही जवाब होगा। फिर देखिए, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। ये आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये हेमलेट का डायलॉग है। हेमलेट की एक सोलिलोकी है और हेमलेट आपके लिए तो है ही नहीं प्रेस्क्राइब्ड ग्रेजुएशन में। तो और यहाँ इन्होंने जो ट्रांसलेशन किया है थोड़ा सा अलग किया है, हो भी सकता है नहीं भी, यह प्रश्न है। तो हेमलेट बहुत परेशान है क्योंकि उसकी माँ ने उसके चाचा से शादी कर लिया। उसके पिताजी की मृत्यु हुई है और मृत्यु हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन फटाफट से उसकी माँ ने उसके चाचा से शादी कर ली, तो वो परेशान है। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। यानी मैं जीऊँ कि मरूँ, रहूँ कि न रहूँ, ये सवाल है। तो वो ये ही इसका जवाब हो सकता है, ए हो भी सकता है और नहीं भी, यह प्रश्न है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 32, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और मुझको वहाँ कुछ शांति मिलेगी। फॉर, क्योंकि पीस कम्स, शांति आती है, ड्रॉपिंग गिरती हुई, यानी बूंदों के रूप में, स्लो धीरे धीरे। तो ये द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री मैंने पोएम अपलोड की थी आपके लिए, आपके सिलेबस में भी थी, उसमें से ली गई है ये लाइन। इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो ये कुछ ऐसे ट्रांसलेट होगी, तथा मुझे वहाँ थोड़ी शांति प्राप्त होगी क्योंकि शांति धीमे बूंदों में नीचे आती है। तो 20 का सही जवाब होगा, हालांकि एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है। फिर देखिए, हेवन रिंग्स विद लाफ्टर, तो जो स्वर्ग है वो हंसी से, अट्ठहास से गूंजता है। तो यहाँ 20 का सही जवाब होगा, संपूर्ण स्वर्ग अट्ठहास से गूंज रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, द वर्ड ट्रांसलेशन इज डेराइव फ्रॉम द वर्ड ट्रांसलेटियो, ये यहाँ पे एन नहीं आएगा, ट्रांसलेटिव वर्ड विच कम्स फ्रॉम, तो ये लैटिन भाषा के शब्द ट्रांसलेटियो से आया है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 35, द रुबायात ऑफ उमर खयाम पर्शियन पोइम्स, यहाँ पे थोड़ी सी पर्शियन की स्पेलिंग गलत है, ट्रांसलेटेड बाय हुम, तो ये एडवर्ड फिट्जराल्ड ने इनको ट्रांसलेट किया है, तो सी सही जवाब है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज कैट, तो कैट क्या है, कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन, तो बी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, द टर्म ट्रांसलेशन स्टडीज वॉज कोइंड बाय, तो कोइन माने आविष्कार करना, चलन में लाना किसी चीज़ को। तो ये जो शब्द है ट्रांसलेशन स्टडीज, इसको किसके द्वारा आविष्कार किया गया था, यानी चलन में लाया गया था, तो ये है जेम्स एस होम्स, तो बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, लिटरल ट्रांसलेशन इज नोन एज, तो लिटरल ट्रांसलेशन को डायरेक्ट ट्रांसलेशन भी कह सकते हैं, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन भी कह सकते हैं, तो इसका सही जवाब है बोथ ए एंड बी। फिर क्वेश्चन नंबर 39, विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व एडिशंस और डिलीशंस, तो विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन यानी किस प्रकार का ट्रांसलेशन, में इन्वॉल्व माने शामिल कर सकता है, एडिशन माने होता है अपनी तरफ से जोड़ देना, डिलीशन होता है अपनी तरफ से हटा देना। इन ऑर्डर टू माने के लिए, कीप द फ्लो ऑफ लैंग्वेज, कीप माने बनाए रखने के लिए, फ्लो माने बहाव ऑफ लैंग्वेज भाषा का, तो भाषा का जो प्रवाह है उसको बनाने के लिए कभी कभी कुछ चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं, कुछ चीज़ें हटा दी जाती हैं ट्रांसलेशन में से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री ट्रांसलेशन। लिटरल में क्या है, हम कुछ भी हटाते नहीं हैं, ना हटाते हैं ना बढ़ाते हैं, तो वो लिटरल ट्रांसलेशन होता है। फ्री ट्रांसलेशन में हम थोड़ा सा अपनी मर्जी से चेंज कर देते हैं। फिर देखिए, द ट्रांसलेटर्स रोल इज वाइल ट्रांसलेटिंग एनी टेक्स्ट, तो ट्रांसलेटर का यानी जो अनुवाद करता है उसका रोल क्या होता है, भूमिका क्या होती है ट्रांसलेट करने में किसी भी टेक्स्ट को,
तो रोल एज अ ब्रिज, वो पुल की तरह काम करता है। यानी एक भाषा से, जब आप एक किनारे से दूसरे किनारे जाते हैं नदी के, तो पुल होता है ना, ब्रिज होता है, उसके वही तो जोड़ता है दो किनारों को। तो वैसे ही जो ट्रांसलेटर है वो दो भाषाओं के बीच में ब्रिज का काम करता है, तो पुल का काम है उसका। फिर देखिए व्हाट इज फ्री ट्रांसलेशन। तो मैंने अभी आपको बताया फ्री ट्रांसलेशन क्या होता है। ट्रांसलेटिंग अ टेक्स्ट टू प्रोड्यूस जनरल मीनिंग, यानी सामान्य अर्थ निकालने के लिए किसी टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना, यानी एक एक शब्द नहीं आपको एग्जैक्ट ट्रांसलेट करना है, सिर्फ जनरल मीनिंग निकालना है उसका। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 42, द जर्मन वर्ड किंडरगार्टन वुड बी ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश। तो जर्मन शब्द है किंडरगार्टन, उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। चिल्ड्रंस गार्डन यानी बच्चों का बगीचा, रेफर्स टू स्कूल ईयर फ्रॉम प्री स्कूल टू फर्स्ट ग्रेड, यानी स्कूल में जब आप बच्चे को एडमिट करते हैं तो पहले प्ले ग्रुप होता है, फिर नर्सरी होती है, LKG होती है, UKG होती है, KG होती है, तब वो फर्स्ट में आता है। तो वो सारी जो क्लासेस हैं वो किंडरगार्टन कहलाती है। तो बोथ A एंड B इसका सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द स्कोप ऑफ ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन का क्या स्कोप है ना। तो ये सारे स्कोप हैं जो दे रखे हैं, तो सही जवाब ऑल ऑफ दीज होगा, D। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 44, विच वन इज द इम्पेडिमेंट ऑफ ट्रांसलेशन। इम्पेडिमेंट माने बाधा होती है, तो ट्रांसलेशन में बाधा क्या आती है, कल्चरल बाधा होती है, हालांकि सोशियोलॉजिकल भी होती है, लेकिन मेनली कल्चरल है, क्योंकि एक कल्चर दूसरी कल्चर से अलग होती है, एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी से अलग होती है। तो यहाँ पे ये सोशियोलॉजिकल एंड कल्चरल ऐसे करके होना चाहिए था कि अंग्रेज़ों की बात अलग होती है, हमारी बात अलग होती है, लेकिन अंग्रेज़ी को जब हम हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं तो हम अपने हिसाब से करेंगे ना। तो जैसे हम कहें जैसा देश वैसा भेष, तो ये हिंदी में हम बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे तो हम कहेंगे वाइल इन रोम डू एज द रोमन्स डू, तो अलग हो जाता है थोड़ा सा। फिर देखिए विच वन इज द हार्डेस्ट लैंग्वेज फॉर ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन के लिए कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा कठिन है। अब इन्होंने इटालियन और जर्मन दे रखा है, भाई जिसको जो भाषा नहीं आती वो उसके लिए कठिन है, हमारे लिए तो तमिल भी कठिन है ना। तो अब यहाँ पर किसी भी भाषा को आप ये नहीं कह सकते कि वो हार्डेस्ट है। ग्रीक भाषा कितनी मुश्किल है, लैटिन भाषा कितनी मुश्किल है, तो यहाँ पर ग्रीक एंड लैटिन भी आ सकता था, लेकिन अब इन्होंने इटालियन जर्मन दिया है, तो हम आंसर में बोथ कर देंगे A एंड B, क्योंकि दोनों ही मुश्किल हैं, हमें तो नहीं आती ना इटालियन ना जर्मन। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 46, विच वन इज़ द मोस्ट पॉपुलर मोबाइल ट्रांसलेशन ऐप। तो हमारे मोबाइल्स में ज़्यादातर हम गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं। फिर तो इसका जवाब D हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज़ ट्रांसलिटरेशन। तो ट्रांसलिटरेशन क्या होता है, रेफरेंसिंग अ वर्ड फ्रॉम द अल्फ़ाबेट ऑफ वन लैंग्वेज। अब जैसे हमको उर्दू नहीं आती, लेकिन उर्दू के शेर हमको पढ़ने हैं, तो हम कैसे करेंगे, उर्दू को शेर को एज इट इज़ हिंदी में लिखेंगे, है ना। जैसे मिर्ज़ा गालिब के शेर हैं, हम लोग कई बार उनको पढ़ते हैं, हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन उर्दू हमको नहीं आती, तो हम उनको हिंदी में पढ़ते हैं या फिर इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो A सही जवाब है, वो ट्रांसलिटरेशन कहलाता है या फिर ट्रांसक्रिप्शन भी कहलाता है। फिर देखिए हु कुड बी अ ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर कौन हो सकता है, तो उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। वन हु इज़ ट्रेंड, भाई किसी भी भाषा को ट्रांसलेट करने के लिए आपको ट्रेनिंग तो लेनी होती है ना, भाषा सीखनी होती है दोनों। वन हु इज़ एडेप्ट इन प्रोफेशनल ट्रांसलेशन, ये एडेप्ट में ADEPT आएगा, एडेप्ट ADAPT एडेप्ट ये गलत है, इसका मतलब होता है अनुकूलन करना, जैसे परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाना, वो ADAPT होता है। और ADEPT का मतलब निपुण होता है, स्किलफुल होता है, तो यहाँ E आएगा, तो जो प्रोफेशनल ट्रांसलेशन में निपुण हो। और तीसरा वन हु इज़ वर्सेटाइल। वर्सेटाइल यानी जिस बहुआयामी हो, जिसको बहुत सारी भाषाएं आती हों, कम से कम 2 तो आती ही हों, हिंदी और इंग्लिश, तब ट्रांसलेशन कर पाएगा। तो ऑल ऑफ दीज इसका सही जवाब है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा गलत था ये, विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन टूल नीड्स नॉट। पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर ही गलत है, पता नहीं किस सनाड़ी ने इसको बनाया है, किसने ट्रांसलेट किया है। तो विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन टूल्स, यानी किस प्रकार के जो ट्रांसलेशन टूल्स हैं नीड्स नॉट, उनको ज़रूरत नहीं होती है। अब किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है ये तो बताया ही नहीं, तो अब मुझे लगता है कि वो ह्यूमन बीइंग कहना चाह रहे होंगे, इंसान की ज़रूरत नहीं होती है। तो क्लाउड बेस्ड और डेस्कटॉप ट्रांसलेशन टूल्स, इन सबको ह्यूमन बींग्स की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो डायरेक्टली ट्रांसलेट करते हैं। तो मैंने फिर इसको बोथ मार्क कर दिया था।
फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट कम्स इन डायरेक्ट टेक्निक्स। तो डायरेक्ट टेक्निक्स में क्या आता है, बोरोइंग, कैल्क, लिटरल ट्रांसलेशन, ये सब डायरेक्ट टेक्निक्स में आता है। बोरो माने उधार ले लेना शब्द, कैल्क तो क्या है, डायरेक्टली उधार ले लिया जाता है। जैसे बाजार जो शब्द है उसको इंग्लिश में भी कई बार बाजार लिख दिया जाता है, मार्केट की बजाय बाजार लिख दिया जाता है, तो ये कैल्क कहलाता है। तो डायरेक्ट टेक्निक है वो भी, लिटरल ट्रांसलेशन भी। तो ऑल ऑफ दीज इसका सही जवाब है। फिर देखिए एडेप्टेशन टेक्निक मेथड्स कम्स इन। तो एडेप्टेशन टेक्निक मेथड्स, तो ये डायरेक्ट टेक्निक, इनडायरेक्ट टेक्निक, ऑब्लिक टेक्निक। तो एडेप्टेशन माने अनुकूलन कर लेना, तो डायरेक्ट में क्या एडेप्टेशन नहीं होता है, इनडायरेक्ट टेक्निक में होता है। ऑब्लिक टेक्निक और वो इनडायरेक्ट टेक्निक दोनों एक ही बात है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट आर द सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ मशीन ट्रांसलेशन। अब मशीन ट्रांसलेशन के लिमिटेशंस माने कमियां हैं। इनएक्यूरेसी, कभी कभी आप देखते होंगे कि गूगल ट्रांसलेट कैसा कबाड़ कर देता है। फिर अनेबल टू कॉम्प्रीहेंड, वो अच्छे से समझ नहीं पाता हिंदी में हम क्या कहना चाहते हैं। अब जैसे हम कहते हैं नीम हकीम खतराए जान, अब इसको इंग्लिश में जो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन होगा तो वो होगा अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, लेकिन गूगल ट्रांसलेट इसको ऐसे ट्रांसलेट नहीं करेगा। वो क्या है, वो वर्ड्स को पकड़ता है, तो अनेबल टू कॉम्प्रीहेंड, वो समझ नहीं पाता कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अनरिलायबल यानी विश्वसनीय नहीं होता वो। तो ये सारी कमियां हैं। डी, इंसान की जगह तो कोई नहीं ले सकता ना, आप कितने भी मशीन टूल्स बना लीजिए, लेकिन इंसान तो आखिर इंसान है। फिर देखिए विच वन इज़ मोर अप्रोप्रिएट फॉर मशीन ट्रांसलेशन। तो किसके बारे में हम कह सकते हैं कि मशीन ट्रांसलेशन के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा वो है, एम्बिगुअस टाइप का है, यानी समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या पूछना चाह रहे हैं। तो हम अगर इसका अंदाज़ा लगाएं तो वो ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन सी चीज़, कौन सा शब्द इनमें से इसके लिए अप्रोप्रिएट है, उचित है। तो अवेलेबिलिटी यानी मशीन ट्रांसलेशन आपको अवेलेबल है आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में, तो ये कर सकते हैं। फिर देखिए द फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो पहली कहानी लिखी थी वो भिखारिनी थी, यानी तो ये बी सही जवाब है, बैगर, फीमेल बैगर, भिखारिनी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 55, गीतांजलि ओरिजिनली रिटन इन बंगाली ट्रांसलेटेड बाय, है ना। दी सेंटेंस स्ट्रक्चर कितने गलत हैं। तो गीतांजलि जो ओरिजिनली बंगाली में लिखी गई थी उसको ट्रांसलेट टैगोर ने खुद किया था, सी सही जवाब है। फिर देखिए द होम एंड द वर्ल्ड इज ओरिजिनली रिटन इन। तो द होम एंड द वर्ल्ड ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है और बंगाली भाषा में लिखा है। फिर द होम एंड द वर्ल्ड वॉज ओरिजिनली रिटन विद द टाइटल। तो इसका बंगाली भाषा में जो टाइटल था वो घरे बायरे था, तो बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 58, द होम एंड द वर्ल्ड टॉक्स अबाउट द स्ट्रगल ऑफ विच वन। तो किसके स्ट्रगल को दिखाता है द होम एंड द वर्ल्ड। तो उसमें जो कैरेक्टर है बिमला, उसके स्ट्रगल को दिखाता है कि वो घर में रहती है, फिर वो घर से बाहर निकलती है, तो क्या चेंजेस आते हैं उसके कैरेक्टर में। तो बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, हु मेड फिल्म ऑन द होम एंड द वर्ल्ड। तो घरे बाहरे इस उपन्यास पर फिल्म किसने बनाई, सत्यजीत रे ने बनाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्केलेटन एंड अदर स्टोरीज ट्रांसलेटेड बाय खुशवंत सिंह इन विच लैंग्वेज। तो द स्केलेटन और अदर स्टोरीज ये किस लैंग्वेज की कहानियां हैं जो खुशवंत सिंह ने ट्रांसलेट की हैं, वो पंजाबी की कहानियां हैं। यानी पंजाबी का उपन्यास था द स्केलेटन, पिंजर नाम से, और जिस पर फिल्म भी बनी थी। तो ये लिखा किसने था, अमृता प्रीतम ने। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज ग्रेटेस्ट लॉस ऑफ पूरो इन पिंजर। तो पिंजर जो उपन्यास अमृता प्रीतम ने लिखा है उसमें सबसे बड़ा लॉस क्या था पूरो का। तो ये तीनों ही चीज़ें उसकी छिन गई उससे, हर आइडेंटिटी, उसकी पहचान छिन गई, क्योंकि उसका नाम पूरो था। फिर उसका जब रशीद उसको किडनैप कर लेता है तो उसके हाथ पे हमीदा गुदवा देता है, नाम उसको कन्वर्ट कर लेता है, मुसलमान बना देता है लड़की को, हिंदू लड़की है, और उसको मुसलमान बना देता है कन्वर्ट करके, और उसके हाथ पे हमीदा गुदवा देता है। तो आइडेंटिटी उसकी खो जाती है। हर फेथ ऑन ह्यूमैनिटी, इंसानियत पे उसका विश्वास नहीं रहता, है ना। किसी लड़की के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो कि उसकी शादी बेचारी की कहीं होने वाली है और शादी से जस्ट पहले उसको किडनैप कर लिया जाए और उसके रेप किया जाए और उसको कन्वर्ट कर दिया जाए, उसके हाथ पर ज़बरदस्ती हमीदा नाम गुदवा दिए जाए पूरों से, तो उसका इंसानियत पे कहाँ विश्वास रहेगा, किस इंसान पे आखिर वो विश्वास करेगी। और वापस वो अपने घर जाती है लौट के, तो उसके माँ बाप उसको नहीं एक्सेप्ट करते, उसको घर से लौटा देते हैं कि बेटी अब तू जा। तो मतलब
कहाँ इंसानियत पर उसका विश्वास रहेगा बच्ची का। हर प्रॉपर्टी नाम की तो कोई चीज़ रहती नहीं उसके पास, तो सब कुछ उसका बेचारी का चला जाता है। तो ऑल ऑफ द एबव ये सही जवाब है। अगर आपने पिक्चर ना देखी हो पिंजर उर्मिला मातोंडकर की तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 62, पिंजर एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ। तो पिंजर कौन सी थीम एक्सप्लोर करता है? हाइप ऑफ वल्नरेबिलिटी। हाइप मतलब एक ऊंचाई होती है, वल्नरेबिलिटी जहाँ किसी को आप चोट पहुंचा सकते हैं। तो महिलाएं, औरतें, लड़कियां ऐसी चीज़ हैं, ऐसी प्राणी हैं जिनको आप आसानी से चोट पहुंचा सकते हैं। कहीं भी कोई भी युद्ध होता है तो सबसे पहले महिलाओं को शिकार बनाया जाता है। अभी आपने देखा होगा काफ़ी सारे वीडियो आए थे जब हमास ने अटैक किया था इजराइल पे, तो वहाँ से उठा उठा के ले गए थे लड़कियों को, और उनके काफ़ी वीडियो आए थे किस तरीके से उनके साथ बदतमीजी की जा रही है, किस तरीके से उनको छेड़ा जा रहा है, उनको नोचा जा रहा है। मतलब हर कहीं भी कोई भी लड़ाई हो, लेकिन सबसे पहले शिकार महिलाएं बनती हैं, तो वो यहाँ दिखाई गई है वल्नरेबिलिटी। इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन, इम्पैक्ट माने प्रभाव, पार्टीशन बंटवारे का क्या असर हुआ खासकर महिलाओं पे, वो दिखाया गया है। वायलेंस, हिंसा कितनी हुई, वो दिखाई गई है। तो ऑल ऑफ दीज इसका सही जवाब है। फिर देखिए हु एबडक्ट्स पूरो, तो पूरो को कौन उठा के ले जाता है? रशीद उठा के ले जाता है। फिर देखिए हाउ मैनी वर्सेस आर देयर इन आंसू, आंसू में कितनी वर्सेस हैं? तो 190 वर्सेस हैं। फिर देखिए व्हाट इज द थीम ऑफ आंसू, आंसू की थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है? विरह। विरह माने एक दूसरे से अलग हो जाना। द पैंग्स ऑफ सेपरेशन, पैंग्स माने कष्ट, जुदाई का, सेपरेशन मीन्स अलगाव, दूर हो जाना किसी से, जुदाई। फिर देखिए टू विच मूवमेंट डिड प्रसाद बिलोंग टू, तो जयशंकर प्रसाद किस मूवमेंट को बिलोंग करते हैं? तो वो छायावाद को बिलोंग करते हैं, बी सही जवाब है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 67, मेंशन द फिगर ऑफ स्पीच, यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच बताइए। द क्राइज ऑफ सरप्राइज ऑफ द चातक, आर्टलेस, इरोटिक, द कुक्कू साउंड। तो अब यहाँ पर जो ऑप्शंस दे रखे हैं, एसोनेंस, एसोनेंस में क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ साउंड होता है। तो यहाँ साउंड का रिपीटेशन हमको दिखाई दे रहा है, क्राई, सरप्राइज, है ना, चातक, तो कुछ साउंड रिपीट हो रही हैं। फिर कंसोनेंस में क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड होता है इन द मिडल और एंड। फिर देखिए एलिटरेशन में क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ फर्स्ट लेटर होता है। और ट्रांसफर्ड एपिथेट में तो ये मैंने आपको कई बार बताए हैं सारे लिटरेरी डिवाइसेस। तो ट्रांसफर्ड एपिथेट में एपिथेट और आएगा यहाँ पर, उसमें एक एडजेक्टिव अपनी जगह बदल लेता है। तो जो यहाँ पर ये ऑप्शंस हैं इनमें हम एसोनेंस इसमें सही आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है साउंड रिपीट हो रही है, ना कि लेटर रिपीट हो रहा है, ना कंसोनेंट भी रिपीट नहीं हो रहा है ना। तो जो जैसे आई, क्राई में आई की आवाज़ आ रही है, फिर सरप्राइज, फिर यहाँ भी आई की आवाज़ आ रही है, तो इस तरीके से साउंड रिपीट हो रही हैं। तो एसोनेंस इसका सही जवाब होगा। फिर देखिए द गार्डन ऑफ लोनलीनेस इज द ट्रांसलेशन ऑफ विच वन, तो आंसू को द गार्डन ऑफ लोनलीनेस नाम से ट्रांसलेट किया गया है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 69, हु इज द एडिटर ऑफ द बुक द इंग्लिश राइटिंग्स ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। तो द इंग्लिश राइटिंग्स ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर किताब के एडिटर यानी संपादक कौन है? तो शिशिर कुमार दास हैं, बी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 70 देखिए हाउ मेनी कास्ट डज कबीर रेफर टू, तो कबीर दास जी कितनी कास्ट के बारे में बताते हैं? तो वो जब वो वाला मैंने आपको पढ़ाया था उनका कि जात न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो साधु की जात नहीं पूछनी चाहिए, उनका ज्ञान देखना चाहिए। वहाँ पर वो उसी वाले छंद में मेंशन करते हैं कि 3600 जातियाँ हैं, है ना। तो 36 यानी 36 कास्ट को वो मेंशन करते हैं, बी इसका सही जवाब होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 71, हु आर द लिविंग फॉर्म्स ऑफ गॉड, जीते जागते भगवान की जो प्रतिमूर्तियां हैं, रूप हैं, वो कौन है? ऑल मैन एंड वुमेन, तो सारे इंसानों के अंदर भगवान हैं। हम जब उनको मारते हैं, उनको कष्ट पहुंचाते हैं, तब ये देखते ही नहीं कि उनके अंदर भी भगवान हैं। भगवान की पूजा करेंगे, लेकिन जीते जागते जो इंसान हैं उनको हम कष्ट पहुंचाएंगे, तो ये सी सही जवाब है। कबीर वॉज, तो कबीर जो थे वो मिस्टिक पोइट थे, बी सही जवाब है।
किसी एक मतलब भगवान को, वो राम की बात तो करते हैं लेकिन उनके जो राम है वो अयोध्या वाले राम नहीं है, है ना, उनके जो एक ईश्वर है वो उस राम की बात करते हैं, तो मिस्टिक पोइट है, रहस्यवादी कवि हैं। फिर देखिए वेयर डू वी फाइंड राम एंड अल्लाह, तो राम और अल्लाह हमको कहाँ मिलते हैं, तो राम मंदिर में नहीं मिलते, अल्लाह मस्जिद में नहीं मिलते, कहाँ मिलते हैं, ये सब इन द हार्ट ऑफ द पीपल, लोगों के हृदय में मिलते हैं। तो वो हिंदू और मुसलमान दोनों को ही डांटते हैं कि सिर्फ मस्जिद जाने से आपको अल्लाह नहीं मिलेगा, या हिंदुओं को कहते हैं तुम मंदिर जाने से तुम्हें राम नहीं मिलेंगे। जो इंसान है, इंसानों के हृदय में देखो वहाँ रहता है भगवान, तुम्हारे खुद के हृदय में भगवान है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 74, अमृतसर आ गया वाई भीष्म साहनी इज अ, तो ये एक स्टोरी है, अमृतसर आ गया, सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट डज मैरी गिफ्ट जालिम फर्स्ट, तो जालिम को क्या उपहार देती है पहली बार मैरी, तो कलर्ड वेस्ट यानी एक रंगीन बनियान देती है, सी सही जवाब है। फिर देखिए हाफ वे हाउस डिपिक्ट्स द स्टोरी ऑफ, तो हाफ वे हाउस में हमें एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी देखने को मिलती है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 77, हाफ वे हाउस इज, तो जो आधे अधूरे हिंदी में है उसका टाइटल हाफ वे हाउस इज अ प्ले, तो ये एक नाटक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 78, हु इज़ द हीरोइन इन हाफ वे हाउस, तो आधे अधूरे की हीरोइन कौन है, वो सावित्री है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 79, ऑल ऑफ यू एवरी वन ऑफ यू ऑल अलाइक, तुम सब एक जैसे हो, तो ये हु सेड, किसने कहा, ये सावित्री ने कहा, डी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, व्हाट इज़ द एज ऑफ सावित्री, अब इसके सारे जवाब गलत हैं, है ना, तो जो सावित्री की एज है वहाँ पर कितनी है, 40 ईयर्स है, मैंने लिख दिया है आपको, तो आपने कोई भी लगाया होगा, आपको मुझे लगता है कि फुल मार्क्स मिलने चाहिए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 81, सावित्री हस्बैंड महेंद्र नाथ बिकम्स, तो सावित्री के जो पति हैं वो शुरू से ही एक फेल्योर दिखाए जाते हैं, तो पॉपर माने गरीब होता है, तो एक तरीके से वो गरीब ही हैं, तो सी सही जवाब है 81 का, पॉपर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 82, हु इज सावित्रीज बॉस इन हाफ वे हाउस, तो आधे अधूरे में सावित्री का बॉस कौन है, सिंघानिया है, बी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, हु इज द लिटिल गर्ल इन द प्ले, नाटक में जो छोटी लड़की है इसमें हाफ वे हाउस में, तो बड़ी वाली बिन्नी है, छोटी वाली किन्नी है, तो बी सही जवाब है, बिन्नी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 84, हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन द प्ले, तो इस नाटक के कितने भाग हैं, तो पहले एक प्रोलोग है, उसके बाद 2 एक्ट्स हैं, तो सी सही जवाब है, 3 भाग हैं, प्रोलोग और 2 एक्ट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ हाफ वे हाउस, आधे अधूरे किसने लिखा है, मोहन राकेश ने लिखा है, बी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 86, कन्यादान इज रिटन इन विच लैंग्वेज, तो कन्यादान मराठी भाषा में लिखा हुआ नाटक है, बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, हु बिलीव्स इन कास्टलेस जस्ट सोसाइटी, कास्टलेस माने बिना जाति की, जस्ट माने न्याय संगत समाज में कौन विश्वास करता है, तो नाथ देवलालीकर हैं, ए सही जवाब है, हालांकि स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट अवार्ड हैज़ बीन गिवन टू दिस प्ले, इस नाटक को कौन सा सम्मान मिला था, कुछ बच्चे साहित्य अकेडमी लगा के आए हैं, लेकिन इसको सरस्वती सम्मान मिला था, सी। फिर देखिए व्हाट डज द टर्म दलित मीन्स, यानी जो दलित शब्द है उसका मतलब क्या है, तो दलित शब्द का मतलब यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं देखिए, सप्रेस्ड, क्रश्ड, ब्रोकन टू पीसेस, तो ये सारे ही मतलब हैं, है ना, जिसको दबाया गया है, कुचला गया है, तोड़ा गया है, तो डी सही जवाब होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 90, हु इज आइडियलिस्ट इन द प्ले कन्यादान, तो कन्यादान में आइडियलिस्ट माने होता है आदर्शवादी, आदर्शवादी कौन है, तो नाथ देवालीकर हैं, बी सही जवाब है, जो कि ज्योति के पिता हैं, बी सही जवाब। फिर देखिए व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द प्ले कन्यादान, कन्यादान नाटक का जो कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष क्या है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द अपर क्लास एंड द दलित क्लास, तो उच्च जाति और दलित जाति के बीच में जो संघर्ष है वो शुरू से रहा है, अभी भी है, और मुझे तो लग रहा है कि शायद ख़त्म नहीं होगा, ये तो हमेशा एक कड़वाहट रहती है दलित वर्ग के बीच में कि जो अपर क्लास है उन्होंने उनको दबाया है, कुचला है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ही वहाँ दिखाया गया है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 92, हु इज़ द राइटर ऑफ कन्यादान, तो कन्यादान विजय तेंदुलकर ने लिखा है, बी सही जवाब है।
फिर व्हाट इज अरुण्स एटीट्यूड, तो अरुण अठावले का जो एटीट्यूड है वो डॉगमेटिक है, स्टबर्न है, क्रूअल है, जिद्दी है, वो निर्दयी है, अपनी पत्नी ज्योति को बहुत पीटता है, वो उसके साथ बहुत अत्याचार करता है, कि जैसे दलितों पर जो अत्याचार किए गए हैं सवर्णों के द्वारा, उन सब का एक तरीके से बदला लेता है वो ज्योति से, जो कि नहीं लेना चाहिए भाई। ज्योति ने किया बिगाड़ा, ज्योति ने तो तुमसे प्यार किया है, तुमसे शादी की है। फिर देखिए व्हाट ब्रिंग्स स्टॉर्म इन ज्योतिज लाइफ, तो ज्योति की जिंदगी में तूफान लेके क्या आता है, हर आइडियाज उसके ख्याल, उसको लगता है कि भाई सवर्ण और दलित की शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो अच्छी बात है ना, तो उसका ये विचार उसके लिए घातक सिद्ध होता है। फिर हर इंटरकास्ट मैरिज, वो इंटरकास्ट मैरिज करती है। कई बार हमने देखा होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा, कई बार लड़के ऐसे शादी कर लेते हैं लेकिन बाद में उनमें नहीं निभती है। सबसे ज़्यादा जो केसेस आते हैं थानों में और कोर्ट कचहरी में, वो लव मैरिजेस के ज़्यादा हैं बजाय अरेंज मैरिज के। तो ये इंटरकास्ट मैरिज उसके लिए घातक होती है। हर डिसीजन टू चूज अरुण, उसने अरुण को चुना, ये भी उसके लिए घातक होता है, तो डी सही जवाब है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 95, हु डू नॉट वॉन्ट ज्योतिज मैरिज विद अरुण, तो ज्योति की शादी अरुण से उसकी माँ भाई नहीं चाहते, तो ए सही जवाब है। और ज्योति के पिता उसके साथ होते हैं उसके फैसले में, तो ए सही जवाब है। फिर देखिए अब फिर से ट्रांसलेशन का पार्ट आ गया और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है। अध्ययन आनंद प्रदान करने, भाषा को सुसभ्य बनाने और योग्यता प्रदान करने का कार्य करता है। ये भी ऑफ स्टडीज जो आपका पहला एस्से था फ्रांसिस बेकन वाला, तो उसी में से लिया गया है। स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट, तो ये खाई गए थे, मैंने लिख दिया है इसमें ऊपर। तो एंड फॉर एबिलिटी, तो बी वाला सही जवाब होगा, लेकिन उसमें ऑर्नामेंट और ऐड होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 97, ये आर.एल. स्टीवेंसन का एक निबंध है, एन एपोलॉजी फॉर आइडलर्स, उसमें से लिया गया है। क्या प्रभु के नाम पर यह सब एक बातूनी सिद्धांत है, तो ये जो जिन्होंने ये पेपर बनाया है उन्होंने खुद इसको गलत ट्रांसलेट किया है ना। एंड वॉट इन गॉड्स नेम इज ऑल दिस बॉदर अबाउट, तो अब ये इन गॉड्स नेम मतलब कसम से, एंड वॉट इज ऑल दिस बॉदर अबाउट यानी कसम से ये सारा बखेड़ा किस लिए है, ये होना चाहिए ना, या भगवान के लिए बताओ ये सारा बखेड़ा किस लिए है, बातूनी सिद्धांत नहीं, ये जो सारा बखेड़ा है ये किस लिए। चलो ठीक है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन यही होगा जो ए में दे रखा है। ये भी मैंने आपके लिए अपलोड किया था, ये वाला जो ऐसे है ना, एपोलॉजी फॉर आइडलर्स। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 98, चालाक व्यक्ति अध्ययन की निंदा करते हैं, ये भी ऑफ स्टडीज में से लिया गया है, बेकन का ऐसे था। क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज, सिंपल मैन एडमायर देम एंड वाइज मैन यूज देम, तो ये सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 99, यदि कोई एक तरीका है जिसे आलोचना से परे माना जा सकता है वह है हाथ मिलाने का तरीका, तो ये ए.जी. गार्डनर का एक निबंध मैंने अपलोड किया था आपके लिए जिसका नाम था ऑन शेकिंग हैंड्स, तो ये उसमें से आया है, तो ए इसका सही जवाब है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट, अपनी इच्छानुरूप पुकारो, तो ये हिलियर बेलॉक का एक निबंध है ऑन स्पेलिंग, तो इसमें से ये लिया गया है, स्पेल देयरफॉर एट योर ओन स्वीट विल। तो यहाँ पर एक जो पब्लिशर है वो इनके एक एस्से में एक स्पेलिंग पे ऑब्जेक्शन करता है, तो वो कहते हैं कि भैया ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा तुम इसको स्पेल कर लो, है ना, तो वो वहाँ से लिया गया है, तो इसका सही जवाब बी है। मुझे लगता है आप सभी ने अच्छा किया होगा। फिर एक बार आपको बोलूँगी कि इसको शेयर ज़रूर कर देना अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल पाता है। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, वो आप करते नहीं हो। चलिए वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, धन्यवाद।